कैंडिडेट्स के लिए कोस्ट गार्ड में परमानेंट जॉब निकल कर आ चुकी है और इसका आधिकारिक सूचना आप देख सकते हैं, मैंने ओपन किया हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है ये शानदार वैकेंसी है, परमानेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है यह रन किया जाता है, विभाग है। और इसी के अंतर्गत जो है 2 प्रकार के अलग अलग पदों भर्ती निकाली गई है। एक आपका जो है जनरल ड्यूटी जीडी है और एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी है। यहाँ पे देखेंगे आवेदन जो बोला गया है वो ऑनलाइन होगा और 11 फरवरी 2025 से सुबह 11 बजे से लेकर आप 25 फरवरी 2025 यानी रात को 11:30 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह भी दिया गया है कोस्ट गार्ड का, कि कोस्ट गार्ड क्या होता है। तट यहाँ पे समुद्री जो रक्षक होते हैं ना, उन्हीं को कोस्ट गार्ड यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन ही फॉर्म अप्लाई करेंगी, यानी सिर्फ मेल, फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं करती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप नाविक जीडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हो चलेगा, लेकिन मैथ फिजिक्स जो है 2 सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी है उसमें। इसके अलावा और जो भी सब्जेक्ट है वो चलेगा, लेकिन 2 ये सब्जेक्ट आपको रहना जरूरी है, भले वो मेन में हो या एक्स्ट्रा में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट आप पढ़े लिखे होने चाहिए 12th पास पे। अगर आप नाविक डीबी के लिए आवेदन करेंगे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए तो 10th पास आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमने जो है 12th यहाँ पे जो है मैथ फिजिक्स से नहीं पढ़ा हुआ, मतलब मैथ फिजिक्स नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँ? तो आप इसके लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि 10th पास पे वैकेंसी है, तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास मान लीजिए सपोज जो है 12th पास फिजिक्स और मैथ है, वो इसके लिए भी फॉर्म भर सकता है, इसके लिए भी फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है एज के बारे में, आपका न्यूनतम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 22 वर्ष यहाँ पे बोला गया है। जिसका डेट ऑफ बर्थ का रेंज बोला गया 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच, या उस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बोथ डेट एक्सक्लूसिव और अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जीडी एंड डीबी, मतलब दोनों के लिए यहाँ पे सेम आपका जो है रहने वाला डेट ऑफ बर्थ। अपर एज में छूट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि SC/ST को आपका 5 साल का छूट मिलता है एंड 3 इयर्स OBC के लिए। अब यहाँ पे जो OBC होते हैं वो NCL होने चाहिए, नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, मतलब जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और NCL कैंडिडेट्स आते हैं वही लोग यहाँ पे इसका बेनिफिट ले पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो बोला गया है 18 से 22, तो अगर वो कोई SC/ST कैंडिडेट्स है तो उनका उम्र यहाँ पे 5 साल ऐड करेंगे तो 22×5 = 27 हो जाएगा, यानी उनका उम्र 18 से 27 वर्ष है तो फॉर्म भर सकता है। वही कोई OBC है तो उनको 3 साल का छूट मिल रहा है, तो इनका उम्र हो जाएगा 18 से 25 वर्ष। तो ऐसे उनका जो है उम्र की गणना यहाँ पे आप इस हिसाब से कर लीजिएगा कि आप इसके बीच आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप SC/ST हैं तो इतना आपका उम्र है तो फॉर्म भर सकते हैं, और OBC है तो इतना है तो फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नाविक जीडी के वैकेंसी जो है 260 है। अब यहाँ जोन वाइज इन्होंने वैकेंसी को दिखाया हुआ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नाविक डीबी की जो है 40 वैकेंसी, इसमें हमेशा कम आती है वैकेंसी। अब देखिए नॉर्थ जोन में कौन कौन आएगा, वेस्ट जोन में, ईस्ट जोन में, साउथ जोन में, सेंट्रल जोन में कौन कौन आएगा, यहाँ ऑलरेडी दे रखा हुआ है कि जोन वाइज जो है कौन कौन से जिला आते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम होगा, देख सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये 4 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है, और जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। फाइनल मेरिट आपका जो है आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है ना उसके बेस पे होता है। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो आपको एक लाइव कैप्चर करना है, फॉर्म भरते समय फ़ोटो भी अपलोड करना है और लाइव भी फ़ोटो अपलोड करना है, दोनों यहाँ पे मांगा जाता है। और जब आप यहाँ पे स्टेज 1 रिक्रूटमेंट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक भी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे लेफ्ट थंब जो है नॉट कैप्चर ड्यूरिंग स्टेज 1 देन बायोमेट्रिक ऑफ द राइट थंब विल बी कैप्चर, यानी अगर आपका लेफ्ट नहीं कैप्चर हो पाता है तो राइट वाला कैप्चर किया जाएगा। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बेस पे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। अब स्टेज 1 में क्या होता है फ्रेंड्स, तो स्टेज 1 में सबसे पहले आपको बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। At stage 1, candidates' identity will be checked against the
डिटेल्स फील्ड बाय कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को चेक किया जाता है कि आपने जो भी जानकारी फिल किया वो सब चीज़ सही है कि नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको बताया गया कि वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका एक लगेगा, जिसमें आधार, पैन, वोटर, इसमें से कोई एक हो सकता है, डीएल, पासपोर्ट, जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया है। इसके बाद से यहाँ पे आपको ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट जो लेकर जाएंगे वो चेक होगा, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर फोटोग्राफ आपको जो यहाँ पे लगता है जो आपने फॉर्म भरने में दिया हुआ है। इसके बाद से अगर आप SC/ST हैं तो आपका रिजर्व कैटेगरी को चेक किया जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो ये पहला स्टेज आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्टेज होता है। उसके बाद से आपका बायोमेट्रिक चेक होगा, और उसके बाद से आपका जो है यहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो स्टेज 1 में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपका डिटेल्स चेक होने के बाद से आपका एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम में बताया गया है कि आपका क्या होगा रिटर्न एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाविक DB के लिए सेक्शन 1 और नाविक GD में सेक्शन 1+2 2 सेक्शन से एग्ज़ाम होते हैं रिटर्न एग्ज़ाम। सेक्शन 1 का पासिंग मार्क्स तो यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि इतना ही लाएंगे तो आप मतलब पास हो जाएंगे। वो सिर्फ पासिंग मार्क्स है। पास होना और मेरिट माना वो अलग बात होती है। पास हो जाएंगे, अगर मेरिट में नहीं आए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे बोला गया पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। मतलब अगर आप इस पद पे फॉर्म भरते हैं तो दोनों सेक्शन में आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। होता क्या है कई बार कि बच्चे जो है मान लीजिए सेक्शन 1 में बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिए, सेक्शन 2 में जो है अच्छा स्कोर किए ही नहीं, तो उस बेस पे वो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोनों में अच्छा मार्क्स लाना होगा। पासिंग मार्क्स तो वो सिर्फ पासिंग के लिए, लेकिन मेरिट जब तक आपका नहीं बनेगा तो आप पास नहीं होंगे, मतलब आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अब सेक्शन 1 में क्या होता है देखिए, तो सेक्शन 1 में जो है जो नाविक DB के लिए होता है 10th पास पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 10th पास के लिए है जो कि DB पोस्ट के लिए है, और ये जो है GD पोस्ट के लिए जो 12th पास पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताएगा रिटर्न एग्जाम। सेक्शन 1 में मैक्सिमम जो है 60 मार्क्स होंगे, 45 मिनट का समय, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा। मैथ से 20, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और GK से 5 क्वेश्चन। यहाँ पे सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है। सेक्शन 2 में आपका जो होता है वो देखिए आपका बताया गया है मैक्सिमम 50 मार्क्स होगा, 30 मिनट समय, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। मैथ से आपका जो है यहाँ पे 25 और फिजिक्स से 25। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो सिलेबस होगा वो आपका 12th स्टैंडर्ड होगा। मैथ एंड फिजिक्स भी आपका उस 12th स्टैंडर्ड का होने वाला है। जो कैंडिडेट GD से फॉर्म भरेगा उनको जो ये दोनों एग्जाम देना होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और जो कैंडिडेट्स DB से फॉर्म भरेगा उनको सिर्फ ये वाला सेक्शन को जो है एग्जाम देना होगा। ये सिर्फ DB के लिए है, समझ रहे हैं। ये 12th के लिए जो GD के लिए फॉर्म भरेगा उनके लिए दोनों सेक्शन से एग्जाम होगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आपका जो है एग्जाम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन जो है यूज होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सेक्शन, अब स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में आपका जो है बताया गया कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ IGC सेंटर कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। अब स्टेज 2 के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जिसमें आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिटनेस टेस्ट में आपका क्या होता है, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 7 मिनट में, 20 उठक बैठक और 10 पुशअप्स करने होते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। मतलब कोई इसमें ब्रेक नहीं मिलता है, जिससे आप रनिंग करके आएंगे तुरंत आपको ये करवाया जाएगा फिर ये करवाया जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद से आपका DV होता है। उसी दिन आपके सारे इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिया था। जैसे कि आप ऑनलाइन फॉर्म में जो भी जानकारी दिए थे, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, वो सब आपको चेक किया जाता है आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके थ्रू। इसकी वजह से लास्ट में आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर आपका लास्ट में जो है तीसरे स्टेप में फाइनल जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बोला गया है कि द कैंडिडेट्स ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 1 एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब अवेलेबल वैकेंसी। मतलब स्टेज 1 में जो रिटन एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसी के आधार पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है कुछ और जानकारी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेज 2 में द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई स्टेज 1, स्टेज 2
and stand in merit as a per the vacancy available will be provisionally shortlisted for reporting at the INS चिल्का। मतलब INS चिल्का पे आपको रिपोर्टिंग करना होता है, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी आपको बताया गया है, सब चीज़ आप यहाँ पे चेक करेंगे। तो बहुत ही शानदार भर्ती होती है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टेज 4 में क्या होता है, तो आपको जो INS चिल्का पे आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने होते हैं। स्टेज ये लास्ट स्टेज होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्टेज 3 में वेरिफिकेशन के दौरान दिया था, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आपको बताया गया हाउ टू अप्लाई, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जो है 11 फरवरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। पहले वो वीडियो देखिएगा तब आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है, जितने भी स्टेजेस के आप फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पे आपको बताया गया है, देख सकते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए होता है फॉर्म भरते समय। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होता है, और 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पासपोर्ट का जो यहाँ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग हो, आपको जो है ब्लैक स्लेट पकड़ के अपने चेस्ट के पास, वहाँ पर उस स्लेट के ऊपर आपको जो है आपका नाम और कब आपने फ़ोटो खिंचवाया हुआ है क्लियरली जो है मेंशन होना चाहिए वाइट चॉक से। मतलब मान लीजिए आपका फ़ोटो है, ठीक है, और आप जो है इस फोटो को आप पहले फ़ोटो जब खिंचवाने जाएंगे तो उसको बोलेंगे फोटोग्राफर को कि हमको ब्लैक स्लेट दो, वो ब्लैक स्लेट देगा। आप ब्लैक स्लेट को अपने हाथ से यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस ब्लैक स्लेट पे वाइट चॉक से आपका नाम लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर में, ध्यान रहे कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए, और कब आपने फ़ोटो खिंचवाया हुआ है वो डेट यहाँ पे आपको जो है मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपका जो है इस तरह का स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको फ़ोटो को खिंचवा लेना है। और जब आप फ़ोटो खिंचवाएंगे ना तो आप जो है ना 10 से 15 फोटोग्राफ आप अपने पास एक्स्ट्रा में रखेंगे, आगे चल के हमेशा जो है मांगा जाता है, हर स्टेज में मांगा जाता है, तो ये आप अपने पास रखेंगे। और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको लाइव इमेज भी कैप्चर करना होता है। लाइव इमेज कैप्चर करने के बाद से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या डीएल लगा सकते हैं। और सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी अगर आप जो है आईसीजी पर्सनल या आईसीजी सिविलियन है तो। इसके बाद से आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है फॉर्म भरने से पहले। तो आप सब ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखेंगे फॉर्म भरने से पहले। आपका डोमिसाइल मैंडेटरी है, और इसकी वजह से आधार या पेन या वोटर को मैंडेटरी है, और बाकी सिग्नेचर फोटोग्राफ मैंडेटरी है। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। बाकी 10th 12th का मार्कशीट आपको लगेगा, और इसमें आपको नाविक जीडी में 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है यहाँ पे लगता है फॉर्म भरते समय। आई होप आप लोग समझे होंगे। और हाँ, इन केस ऑफ SC ST OBC EWS एप्लीकेशन अवेलिंग देयर रिस्पेक्टिव कोटा करेंट या परमानेंट एड्रेस, द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम द एड्रेस मेंशन द कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे जो है जो भी कैटेगरी SC ST OBC EWS से आता है वो अपना जो सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अपना बनवा लेगा, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया गया है, स्टेज 1 आपका जो है मिड या एंड ऑफ अप्रैल 2025 में कंडक्ट करे जाएंगे। स्टेज 2 जो है जून में कंडक्ट होगा। स्टेज 3 जो आपका होगा अर्ली मिड सितंबर 2025 में कंडक्ट करा जाएगा। तो ये ऑलरेडी शेड्यूल जारी है। इसमें हो सकता है कि 20 दिन 25 दिन डिले हो, लेकिन सारी जानकारी आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। इन लोग के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है ना, कोस्ट गार्ड हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, इसमें डिले नहीं होता है फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, एकदम टाइमली वैकेंसी चलती है। तो आप लोग जो है इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दिया हुआ है। आपके मन में कोई डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहाँ पे मिनिमम हाइट भी रिक्वायरमेंट होती है, 157 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे नापा जाता है। और यहाँ पे अगर कोई असम, नागालैंड, मिजोरम इन सब जगहों से आता है तो उनको 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन मिलता है उनकी हाइट में। और चेस्ट भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए, जो भी आपका चेस्ट है। इसमें चेस्ट का वो नापने का वो नहीं दिया गया है, लेकिन बस फुलाने आना चाहिए 5 सेंटीमीटर, जो भी आपका नॉर्मल चेस्ट है। टैटू के बारे में बताया गया कि आपके बॉडी में टैटू नहीं होने चाहिए। बाकी ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, और ये सब आपको जानकारी यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है सैलरी के बारे में बताया गया, तो बेसिक पे 1700 लेवल 3 की सैलरी मिलती है। इसमें आपका अलाउंसेंस, डियरनेस अलाउंसेंस, ये सब आपको मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और डीबी के लिए भी आपका सैलरी जो होता है 21,700, लेवल 3 की सैलरी होती है, जीडी का भी सेम सैलरी होता है, मतलब दोनों का सेम सैलरी यहाँ पे रखा गया है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे आपको प्रमोशन के बारे में बताया गया है, तो ये प्रमोशन आप देख सकते हैं, आप जो है प्रधान अधिकारी तक यहाँ पे जा सकते हैं और इसमें अच्छा खासा प्रमोशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इंश्योरेंस कवर आपका यहाँ पे बताया गया है, इसके बाद से यहाँ पे आपको नोट में लिखा गया, तो बहुत अच्छी सैलरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप सैलरी के मामले में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सैलरी ज़बरदस्त है और सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी, ईएसएससी मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन स्कीम, इसके वजह से 45 डेज़ का अर्न लीव आप ले सकते हैं, 8 डेज़ कैजुअल लीव ले सकते हैं एवरी ईयर विथ लीव, ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी फॉर सेल्फ, फैमिली एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। एचआरए सेल्फ एंड फैमिली के लिए मिलता है, यहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, फ्री राशन मिलता है, क्लॉथिंग मिलता है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स। ये सेंट्रल लेवल का डिफेंस लाइन का जॉब है फ्रेंड्स, तो हर फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलता है। आप सैलरी के अलावा आप सैलरी का पैसा आपका सारा का सारा बच जाता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, और आपको जो है सब चीज़ जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सारा फैसिलिटी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स